एक बार की बात है, रामपुर नामक एक गांव में एक सेठ रहता था जिसका नाम रतन सिंह था। उसके घर में राजू नाम का एक नौकर काम किया करता था। राजू बहुत ही भोला भाला लड़का था। वह सारा दिन सेठ के घर में काम करता, फिर सेठ के खेतों में भी मेहनत करता और रात होते ही हर रोज सेठ के पैर दबाया करता था। अगर राजू से जाने अनजाने में भी कोई गलती हो जाती तो सेठ उसे बहुत मारता था। पूरे दिन में उसे सिर्फ एक बार ही खाना मिलता था। वह बहुत मुश्किल से सेठ के घर दिन काट रहा था, मानो किसी जेल में कैद हो। उसका जीवन बहुत दुख भरा था। अब तो वह यही चाहता था कि किसी भी तरह इस नर्क भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। ना तो उसकी कोई कमाई हो रही थी और ना ही उसे अच्छा खाना मिल पा रहा था। एक दिन जब वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो उसने सोचा, इतने अत्याचार और दुख भोगने से अच्छा है कि मैं यहाँ से भागी जाऊँ। फिर एक रात थक हार कर वह अंधेरे में वहाँ से भाग निकला। वह लगातार 2 दिन और 2 रात बिना रुके चलता रहा। उसके मन में डर था कि अगर सेठ जी को पता चल गया तो वे फिर से पकड़कर उसे बहुत मारेंगे, इसलिए वह बिना रुके चलता रहा। आखिरकार एक रात वह एक गाँव में पहुँचा जिसका नाम कनकपुर था। वहाँ उसने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। ये कोई त्योहार लग रहा है या फिर किसी की शादी हो रही है। चलो पास जाकर देखते हैं। जब वह पास गया तो देखा कि वहाँ एक बारात ठहरी हुई थी। क्यों न मैं भी बारातियों में शामिल हो जाऊं। चलो कुछ खाने को तो मिलेगा। 2 दिन से भूखा हूँ, बहुत भूख लगी है। ये सोचते हुए वह बारात में शामिल हो गया। लेकिन जैसे ही वह बारात में घुसा उसने देखा कि एक नौजवान लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिरा हुआ। राजू इसे देखकर घबरा गया। अरे ये कौन है भाई, और ये ऐसे क्यों पड़ा है? इतने में एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, बेटा तुम जरा इधर आकर मेरी बात सुनो। बुजुर्ग आदमी राजू को एक तरफ ले गया और धीरे से पूछा, बेटा तुम कौन हो? तुम बाराती तो नहीं लगते, क्योंकि मैं सभी बारातियों को अच्छे से जानता हूँ। ये बारात मैं ही लेकर आया हूँ। राजू तो सीधा साधा था। उसने बिना कोई झूठ बोले सारी सच्चाई बता दी। बाबा मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। जब मैंने बारात देखी तो सोचा कि शायद यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा, मेरी भूख मिट जाएगी, इसलिए इसी लालच में मैं बारात में आ गया। लेकिन फिर मैंने इस बेहोश लड़के को देख लिया। बेटा मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। तुम ही मेरी इज्जत बचा सकते हो। ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं आपकी इज्जत कैसे बचा सकता हूँ? जिस लड़के को तुम बेहोश देखकर आए हो वह मेरा ही बेटा है, और यह जो बारात आई हुई है यह उसी की शादी के लिए आई है। पर उसे मिर्गी का रोग है बेटा, उसे दौरे पड़ते हैं और 4-4, 5-5 घंटे तक होश नहीं आता। अगर लड़की वालों को यह सच पता चल गया तो वे अपने बेटी के साथ फेरे नहीं करवाएंगे और हमें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा बस थोड़े समय के लिए तुम दूल्हा बन जाओ और लड़की के साथ फेरे ले लो। जब फेरे हो जाएंगे तो बाकी सब मैं संभाल लूंगा। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। मैं तुम्हें इस काम के बदले 50 सोने की मोहरें दूंगा और यह मेरा तुम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। 50 मोहरों की बात सुनकर मासूम राजू के मन में लालच आ गया। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी उलझन दूर कर दी और मुझे बड़ी मुसीबत से निकाल दिया। अरसकर राजू को बहुत सुंदर कपड़े पहनाए गए। अब वह एक राजकुमार की तरह दिख रहा था। फिर वह बारात के साथ लड़की वालों के घर पहुंचा। वहाँ लड़की और राजू के फेरे हो गए। जब शादी की रस्में पूरी हो गयी तो लड़की के पिता ने कहा, भाई साहब हमारे यहाँ एक रिवाज है, हमें अपने पूर्वजों की पूजा करनी होती है। इसके लिए लड़का लड़की को अकेले एक कमरे में जाकर पूजा करनी होगी। इसके बाद दोनों को एक कमरे में भेज दिया गया और दरवाजा बंद कर दिया गया। मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल है। अभी तो आया ही था कि कुछ खाता, उससे पहले ही यहाँ फंस गया। जो मेरे पिताजी ने मिठाई और रोटी बनाई थी, क्या वो आपको पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में बारातियों को संभालने में सब इतने व्यस्त हो गए कि किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि दूल्हे को भी कुछ खाने को दिया जाए। पति से बढ़कर कौन देवता हो सकता है? अगर इनकी भूख शांत होगी तभी देवता खुश होंगे। और ये सोचकर उसने पूजा की थाली में रखी मिठाई राजू को खाने के लिए दे दी। राजू पहले ही बहुत भूखा था। उसने मिठाई किसी भूखे भेड़िए की तरह मिनटों में खत्म कर दी। जिस बेचैनी से राजू मिठाई खा रहा था उसे देखकर सिया सोचने लगी, ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें कई दिनों से रोटी ही नसीब नहीं हुई हो। मिठाई खाने के बाद दोनों ने मिलकर बाकी की रस्में पूरी की। इसके बाद राजू वापस बारात के पास आ गया।
लो बेटा, अपनी 50 सोने की मोहरें। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। अब यहाँ से दूर किसी दूसरे गांव चले जाओ। सोने की 50 मोहरें पाकर राजू बहुत खुश हुआ। वो उसी समय वहाँ से निकलकर दूसरे गांव की ओर चल दिया। रास्ते में वो सोच रहा था, मेरा भाग्य कितना अच्छा निकला। एक तो मुफ्त में रोटी और मिठाई मिली और ऊपर से 50 सोने की मोहरें भी मिल गईं। मुझसे ज्यादा किस्मत वाला और कौन होगा। लड़के का पिता अपने असली बेटे को लेकर लड़की वालों के घर पहुंचा। जब विदाई की रस्म शुरू हुई तो उसने कहा, भाई साहब, अब विदाई का समय हो गया है, ज्यादा देर मत कीजिए। ठीक है, मैं विदाई की रस्म अभी करवा देता हूँ। बड़ी लड़के का पिता अपनी बेटी के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और बेटी दोनों घबराई और उदास बैठी थीं। वह हैरान होकर बोला, क्या हुआ? तुम दोनों इतनी उदास क्यों हो? ये जो आंगन में दूल्हा बना बैठा है, यह वो लड़का नहीं है जिसके साथ हमारी बेटी के कल रात फेरे हुए थे। बेटी, यह क्या कह रही हो? साफ साफ बताओ, क्या हुआ है? पिताजी, ये वही लड़का नहीं है जिसने मेरे साथ रात को फेरे लिए थे और देवताओं की पूजा की थी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मुझे और इस लड़के को अकेले में कमरे में भेज दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी इस लड़के को बुलाता हूँ। लड़की का पिता घबराते हुए लड़के के पिता के पास गया और बोला, मेरी बेटी आपके बेटे से अकेले में कुछ बात करना चाहती है। क्या आप इसे थोड़ी देर के लिए अंदर भेज सकते हैं? लड़के का पिता ये सुनकर घबरा गया, लेकिन उसने हामी भर दी। फिर लड़का और लड़की अकेले आमने सामने बैठे। सिया ने धीरे से पूछा, कल रात जब हमने देवताओं की पूजा की थी तब हमने जो बातें की थी, क्या वे तुम्हें याद है? हाँ, मैंने कहा था कि आओ देवताओं की पूजा करें। क्या उस समय तुम भूखे नहीं थे? नहीं नहीं, मैं कब भूखा था? मेरी बारात के साथ जब सभी ने खाना खाया तब मैंने भी पेट भरकर खाना खाया था। मैंने तो अच्छे से खाना खाया था। ये सुनते ही सिया को यकीन हो गया कि ये लड़का वो नहीं है जिसके साथ उसने फेरे लिए थे। वह तेजी से कमरे से बाहर भागी और अपने पिता के पास जाकर बोली, पिताजी, यह वो लड़का नहीं है जिसने कल रात मेरे साथ फेरे लिए थे। ये सुनते ही लड़की का पिता गुस्से से आग बबूला हो गया। वह तुरंत लड़के के पिता के पास पहुंचा और गरजते हुए बोला, आप लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। बताइए, वह लड़का कहाँ है जिसने फेरे लिए थे? ये लड़के का पिता घबरा गया और असली दूल्हा भी डर के मारे कांपने लगा। तभी अचानक उसे फिर से मिर्गी का दौरा पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर बारात में हड़कंप मच गया। धीरे धीरे सारा सच सामने आ गया। तो यह सच है? तुम लोगों ने हमारे साथ धोखा किया? क्या हमें मूर्ख समझ रखा था? भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए। हमारा लड़का बीमार था, इसलिए मजबूरी में किसी और को दूल्हा बनाकर भेजना पड़ा। हमें डर था कि शादी टूट जाएगी। अब यह शादी कभी नहीं होगी। जाओ, अपनी बारात लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना मारपीट हो जाएगी। गांव के लोग भी गुस्से में आ गए। हालात बिगड़ते देख लड़के के पिता ने बारात को वापस ले जाने का फैसला किया। हारकर वे सब वहां से चले गए। उधर रास्ते में चलते चलते राजू एक घने जंगल में पहुंच गया। वह थक चुका था और उसे भूख भी लग रही थी। तभी उसने जंगल के अंदर एक कुटिया देखी। वह धीरे धीरे कुटिया के पास पहुंचा। यह कुटिया एक साधु महाराज का आश्रम था। प्रणाम वत्स, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो? प्रणाम महाराज, मेरा नाम राजू है। मैं बहुत ही गरीब और बेसहारा हूँ। मेरी जिंदगी बहुत दुखों से भरी रही है। एक साधु महाराज को अपनी पूरी कहानी सुनाई। सेठ के यहाँ नौकर बनकर बिताए गए कष्टदायक दिन, बारात में शामिल होने की वजह और फिर कैसे वह दूल्हा बना। हाँ, सच में तुम बहुत भोले हो वत्स। इस कलयुग में तुम्हारे जैसे सीधे साधे लोग आसानी से ठगे जा सकते हैं। साधु महाराज को राजू पर बहुत दया आई। ठीक है वत्स, तुम यहाँ आश्रम में रह सकते हो। यहाँ शांति से रहोगे तो तुम्हारा जीवन संवर सकता है। इसके बाद राजू वहीं रहने लगा। वो रोज साधु महाराज की सेवा करता, आश्रम के सारे काम करता। धीरे धीरे समय बीतता गया। साधु महाराज ने राजू को कई प्रकार की जड़ी बूटियां खिलानी शुरू कर दी। उन औषधियों के कारण राजू का शरीर मजबूत और ताकतवर होने लगा। इसके साथ ही साधु महाराज ने उसे ध्यान, योग और शास्त्रों की शिक्षा भी दी। इन सब का असर ये हुआ कि राजू का दिमाग भी तेज हो गया। अब वो पहले वाला मासूम और कमजोर राजू नहीं था। वह बलशाली, चतुर और तेज बुद्धि का व्यक्ति बन गया था। साधु महाराज देखा कि राजू अब बिल्कुल तैयार है, तो साधु महाराज ने एक दिन राजू से कहा, अब वह समय आ चुका है, तुम्हारी जो घरवाली है उसका अब तुम अपना जीवन बिताओ। वह तो तभी दूसरे लड़के के साथ विदा हो गई थी। उसका तो किसी दूसरे के साथ विवाह हो गया था। नहीं, वह लड़की उस दिन बारात के साथ नहीं गई, बल्कि अब तक तुम्हारा ही इंतजार कर रही है।
और आज के इस मुश्किल समय में उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। कैसे महाराज? मैं कुछ समझा नहीं। मुश्किल ये कि वह जो लड़की है बहुत कष्ट में है, उसके ऊपर और उसके परिवार पर एक और दुखों का पहाड़ टूट गया है। दूसरा कौन सा गुरुजी? बात यह है कि जब सिया की शादी थी तो उसके पिता ने एक सेठ के पास अपना खेत गिर भी रखा था और उससे कुछ पैसे उधार लिए थे। फिर जब सिया के पिता ने पैसे वापस करने के लिए खेत और घर के कागज वापस मांगे तो सेठ ने देने से इनकार कर दिया। उन्हें पंचायत में बात करनी चाहिए थी, ये तो कोई बात ना हुई। जब वो पैसे लेने गया था तभी सेठ ने चालाकी के साथ खाली कागज पर ही हस्ताक्षर करवा लिए थे। ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया। उनके साथ उनका घर और खेत छीनकर सेठ ने उन पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैं अभी इसी समय उनके गांव में जाकर उस परिवार की मदद करता हूँ। फिर साधु महाराज से आज्ञा ली और वापस गांव की ओर चल दिया, क्योंकि लड़की का परिवार एक बाग में डेरा जमाए हुए हैं। उनकी इतनी बुरी हालत देखकर वह सोचने लगा, घर बार होते हुए भी, सब कुछ पास होते हुए भी इनको बेघर होकर रहना पड़ रहा है। भी लड़की की नजर उस पर पड़ी, वह सोचने लगी, ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है, जैसे पहले भी कहीं मिल चुका है। अरे ये तो वही है जिसने मेरे साथ फेरे लिए थे और पूजा की थी। वह राजू के पास आई और कहने लगी, क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? हाँ बताओ, क्या सवाल? अगर किसी दूल्हे को देवताओं की पूजा करते समय भूख लग जाए तो लड़की को क्या करना चाहिए? जो पूजा की थाली में भोजन रखा हो उसमें से ही अपने पति को खिला देना चाहिए। तुम वही हो ना? हाँ सिया, मैं वही हूँ जिसको तुमने पूजा करते समय भोजन करवाया था और मेरा पेट भरा था। तुम मुझे ऐसे छोड़कर क्यों भाग गए थे? मेरे साथ फेरे भी लिए, पर जो तुम्हारा फर्ज था वह नहीं निभाया तुमने। उसे ही निभाने में यहाँ वापस आया हूँ। फिर सिया ने राजू को अपने माता पिता से मिलवाया और बताया, माँ पिताजी, यह वही है जिस लड़के के साथ मेरे फेरे हुए। राजू भी उनको देखकर बहुत खुश हुआ और वह परिवार भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। राजू ने सब बातें उनको बताई। फिर उस परिवार ने भी अपनी कहानी बताई कि कैसे सेठ ने उनके साथ धोखा किया और झूठ बोलकर उनकी जमीन और घर बार ले गया। पिताजी, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग दुखी ना हो। ऐसे हालात में पहुंचाने वाले उस झूठे सेठ को मैं खुद ही संभाल लूंगा और उसके बाद वह सारी बेईमानी भूल जाएगा। आज रात को मैं उसके घर डेरा लगा। जब रात हुई तो राजू ने जाकर सेठ के घर का दरवाजा खटखटाया। सेठ बाहर आया। राजू ने उससे कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, आज रात रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। क्या मुझे यहाँ रहने के लिए जगह मिल सकती है? राजू की बात सुनकर सेठ सोचने लगा, इसको यहाँ रख लेता हूँ और इससे अच्छा किराया वसूल करूँगा। ठीक है, आ जाओ, पर तुम्हें 10 सोने की मोहरें मुझे किराए के रूप में देना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जगह देने के लिए, और मैं सुबह होते ही आपको 10 सोने की मोहरें देकर फिर ही यहाँ से जाऊँगा। इसके बाद सेठ ने राजू को एक कमरा दिखाया और उसे वहाँ छोड़कर खुद अपनी पत्नी के पास चला गया। जब वह अपनी पत्नी के पास पहुँचा तो उसकी पत्नी बोली, अब किसको उठा लाए? ऐसे थोड़ी ना किसी को भी घर में लेकर आते हैं। कोई बात नहीं, भाग्यवान ये एक राहगीर है, रात निकाल लेने दो उसे, ये तो भलाई का काम है। हम कौन से इसको जानते समझते हैं? अगर कोई ठग या चोर हुआ तो हमारे सोते समय सारा कुछ उठाकर भाग जाएगा, तो फिर हमारा क्या होगा? बात तो तुम्हारी सही है भाग्यवान, पर हमें अब क्या करना चाहिए? मैंने तो इस बात के बारे में सोचा ही नहीं था। ये तो आप सोचो, आपको क्या करना चाहिए? तुम आज इसी कमरे में सो जाओ, मैं आज वहीं सो जाता हूँ जहाँ वह ठहरा हुआ है। मैं उसके पास होकर उस पर नजर रखूंगा और तुम इस कमरे में उसकी निगरानी रखना। हाँ, ये बात मुझे ठीक लगी, पर हमें साथ ही साथ ये तरकीब भी सोचनी चाहिए कि जिससे हम सारी रात जागते रहे और उसे रात में चोरी करने का कोई मौका ही ना मिले। तुम ही कोई तरकीब सोचो, तब तक मैं उसके पास सोने का प्रबंध करता हूँ। यह बात बोलकर सेठ उस लड़के के कमरे में चला गया जहां वह बैठा था। सेठ ने वहां पर अपने सोने का प्रबंध कर लिया। इतने में सेठानी भी सेठ के पीछे पीछे उसी कमरे में आ गई। अब वह तीनों एक ही कमरे में थे। सेठानी राजू से बोली, क्या तुम हमें कोई कहानी सुना सकते हो? अगर तुम हमें कहानी सुनाओगे तो रात जल्दी बीत जाएगी। आप लोग भी सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ। कहानी सुनाने का अब समय नहीं है, मैं तो पहले ही बहुत थका हुआ हूँ। वैसे कहानी सुनानी मुझे अच्छे से आती है, मैं कहानी बहुत अच्छे से सुनाता हूँ, पर अभी आप लोग सो जाओ और मुझे भी सोने दो। यह बात सुनकर सेठ और सेठानी दोनों को राजू पर और भी शक होने लगा। यह बार बार सोने की ही बातें किए जा रहा है, कहानी सुनाने से मना किए जा रहा है। जरूर यह कोई ठग या चोर है।
तभी यह हमें जल्दी सोने को बोल रहा है। मुझे तो कहानी सुनने की आदत है, जल्दी से मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ। अगर आप लोग ज्यादा जिद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। ओडिशा में एक राजा था, वो बहुत घमंडी था। उसकी एक रानी थी, वो भी बहुत घमंडी थी, उसके जैसी ही थी। कहानी को बीच में ही छोड़कर राजू चुप हो गया और कुछ सोचने लगा। राजू को गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर सेठानी बोली, बेटा क्या बात हो गई, कौन सी सोच में डूब गए तुम? मुझे कहानी से एक बात याद आ गई। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा। अब सेठ जी आपसे क्या छुपाना, मैं एक राजा के पास नौकरी करता था और मैंने उस नौकरी को छोड़कर अपने गांव वापस आ रहा था। और जब मैंने नौकरी छोड़ी तो राजा ने मुझे 5 सोने की मोहरों की थैलियां दी। तो सोचा कि इस गांव में मुझे रात निकालनी है तो मैं इनको साथ में कहाँ लेकर घूमता रहूंगा। इसीलिए मैंने इस गांव के बाहर जो नदी है उसके किनारे के पास में 5 की 5 थैलियां दबा दी थी। नदी में कहा? नदी के किनारे जो एक सूखा पेड़ है उसी के नीचे मैंने अपनी थैलियां दबा दी थी। पर अब मुझे इस बात पर अफसोस हो रहा है कि अगर मुझे आप जैसे ईमानदार लोगों के घर पर रात गुजारनी थी तो मेरी थैलियां यहाँ पर और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाती, पर वहाँ पर तो फिर भी डर की बात है कि कहीं कोई चुरा ना ले। क्यों ना मैं उस नदी के पास जाकर इस मूर्ख की 5 थैलियां निकाल लाऊं और लाकर अपनी तिजोरी में रख लूं। इस पागल लड़के को क्या ही पता चलेगा। यह सोचते सोचते सेठ ने सेठानी को गुस्से से कहा, सेठानी जी, मेहमान को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ। सेठानी भी समझ गई कि सेठ के दिमाग में क्या चल रहा है। वह उसी समय उठ अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी, जब यह लड़का सो जाए तो मैं वहाँ जाऊंगी। अगर सेठ जी नहीं जाएंगे तो मैं खुद 5 थैलियां निकाल लाऊंगी। उधर सेठ और राजू भी अपने अपने बिस्तर पर लेटे थे। सेठ यही सोचे जा रहा था, ये लड़का कब सोए और कब मैं यहाँ से जाऊँ और कब मैं अपना काम शुरू करूँ। थोड़ी देर के बाद राजू सो गया। वाह क्या बात है, लड़का सो गया, अब बात बनी। अब मुझे जल्द से जल्द जाकर पेड़ के नीचे से मोहरें निकाल लेनी चाहिए। वह सेठ जल्दी से उठा और उस नदी के पास पहुंचा जहां राजू ने थैलियां दबाई थी। इधर जब सेठानी की आंख खुली तो उसने देखा, लगता है इसको नींद आ गई है, पर लगता है सेठ जी जरूर थैलियों को ढूंढने के लिए गए हुए हैं। मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए। अभी तो ये सो रहा है, इसके जागने से पहले सोने की 4 थैलियां उठा लाऊंगी। बस इसी लालच में सेठानी भी सेठ के पीछे पीछे उस नदी की ओर चल पड़ी। इधर राजू तो जाग रहा था, बस वह सोने का ड्रामा कर रहा था। वह सोच रहा था कि यह कब सेठ की पत्नी यहाँ से जाए और यह घर खाली हो। राजू उठ गया, वह बहुत खुश हुआ। अब तो घर में कोई भी नहीं है, अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। राजू उठने के बाद सीधा सेठ के तिजोरी वाले कमरे में जा पहुंचा। तिजोरी में जितने भी सोने चांदी के सिक्के थे राजू ने सब एक पोटली में डाल ली और उसी समय सब कुछ लेकर वहां से रातों रात फरार हो गया। और फिर वह सीधा उसी बाग में पहुंच गया जहां पर उसका परिवार रुका हुआ था। इधर जब सेठ और सेठानी घर वापस आए तो देखकर हैरान रह गए और रोने लगे। हे भगवान, हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। हम लालच में आकर अपना सब कुछ खो बैठे। तिजोरी की हालत देख वह समझ गए कि आज हम किसी और लुटेरे का शिकार बन गए हैं। इससे पहले हमने लोगों का ही शिकार किया था। सारी बात समझ गए कि वह राहगीर हमें पागल बना गया है। दूसरी तरफ राजू ने अपने परिवार को सारी बात बताई और वो वहाँ से उनके घर के कागज भी उठा लाया था। घर और जमीन के कागज पकड़े हुए राजू बोला, सेठ आप लोगों से झूठ बोल रहा था कि उसने हस्ताक्षर किसी खाली कागज में करवाए हैं। उसने हस्ताक्षर घर और जमीन के कागजों पर ही करवाए थे। राजू फिर अपनी पत्नी को साथ लेकर कहीं दूर चला गया और वहीं पर घर बनाकर रहने लगा। सिया का परिवार भी राजू से बहुत खुश था क्योंकि बर्बाद हुए लोग उसने फिर से बसा दिए थे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन